जैसे ही मैं भारत के 10 सबसे सुंदर शहरों का नाम आपसे पूछूंगा, तब आप सब 10 के जगह 20 शहरों का नाम फटाफट बता देंगे। पर जैसे ही मैं आपसे 10 सुंदर गांवों का नाम पूछूंगा, तब आप सब के सब बिल्कुल चुप हो जाएंगे। किताबों में हम पढ़ते हैं भारत गांव का देश है, पर सच है कि ऐसा पढ़ करके हम अपने आप को ठगते ही हैं। भारत तो अमेरिका यूरोप का अंधा अनुकरण कर रहा है। यह देश अब गांव का नहीं, शहर का देश बन चुका है। भारत सरकार का और प्रदेश के सरकारों का सारा बजट शहरों पर खर्च होता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे गरीब प्रदेश हों या पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे पढ़े लिखे प्रदेश, सब राज्यों में बजट का ज़्यादातर हिस्सा शहरों पर ही खर्च होता है। यह तो शर्म की बात है। और इससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि हर वो बच्चे, हर वे लोग जो गांव में पढ़कर बड़े हुए और उन्हें किसी अफसर की नौकरी मिली, वे भी गांव को छोड़ करके शहर के मकान में या फ्लैट में रहते हैं। आप खुद सोचें, क्या यह शर्म की बात नहीं है? सरकारों ने तो गांव को गुलाम ही बना दिया है, पर पढ़े लिखे लोगों ने भी गांव को गुलाम ही समझ रखा है। जेब में थोड़ा सा रुपया आते ही सबसे पहली बात जो लोगों के मन में आती है वह है गांव को छोड़कर शहर में मकान बनाना। यह दुखदाई है, यह पीड़ादायक है, यह शर्मनाक है। भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ साल पहले लाल किला से वो भाषण दिया था कि सभी सांसद एक गांव को गोद लेंगे, पर क्या ऐसा हुआ? क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, अधिकारी सभी के सभी गांव को गुलाम ही समझते हैं? देश में 5 लाख या 6 लाख गांव हैं। भारत में 600 या 700 सांसद होंगे। अगर प्रत्येक सांसद एक गांव को गोद ले लेगा, तब भी पूरे भारत के गांव को सुधरने के लिए करीब 1000 साल लग जाएगा। इसलिए पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री का यह अंक गणित ही गलत था। अंक गणित बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि 6 लाख गांव को 600 सांसद से भाग देने पर या डिवाइड करने पर 1000 आता है। मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ने 1000 साल में भारत के गांव के कल्याण का लक्ष्य रखा है। दूसरी बात यह है कि आप किसी सांसद से पूछें कि क्या उसने किसी गांव को आदर्श गांव बनाया, तब सांसद जी के पास कोई नाम लेने के लिए नहीं होगा। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि सांसद भी प्रधानमंत्री जी की बातों को गंभीरता से नहीं लेते और पूरी तरह से हर सांसद यही मानता है कि घोषणा और वादा सिर्फ लोगों को ठगने के लिए ही किया जाता है। इसलिए भारत निर्माण का मतलब है गांव को गुलाम बनाना और सदा के लिए गांव को गुलाम ही बनाए रखना। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का आतंक छाया हुआ है, पर पूरी दुनिया के किसी भी देश में मजदूरों का इस तरह से पलायन नहीं हुआ जिस तरह का पलायन भारत में हुआ। 1947 में भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तब लोगों को कष्ट के दौर से गुजरना पड़ा था, पर आज तो सरकार ने मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। पूरे देश भर में पलायन कर रहे मजदूरों की संख्या या भूख से परेशान मजदूरों की संख्या 75 लाख से 3 करोड़ तक हो सकती है। अगर यह संख्या 3 करोड़ भी हो और एक मजदूर के भोजन पर मान लिया 60 रुपया खर्च बैठता हो, तो एक दिन का खर्च 3 करोड़ मजदूरों के लिए 60 गुना 3 बराबर 180 करोड़ बैठता है। पूरे महीने का खर्च 180 गुना 30 बराबर 5400 करोड़ बैठता है। 3 या 4 महीने का खर्च 15 या 20 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास होगा। मतलब यह कि सरकार 15 या 20 हज़ार करोड़ रुपया भी खर्च करना नहीं चाहती और इसके जगह पर बड़ी बड़ी घोषणाएं लाखों करोड़ रुपए की जाती है। एक पक्ष यह भी है कि 3 करोड़ मजदूर को 3 या 4 महीने भोजन कराने पर जो 15 या 20 हज़ार करोड़ खर्च होगा, वह सरकार करना बिल्कुल नहीं चाहती। पर अगर इतना ही रुपया किसी अमीर को कर्ज देना हो या बैंक से लोन दिलवाना हो, तो सरकार तुरंत तैयार हो जाती है। इसका एक ही मतलब है, और वो यह है कि सरकार को गांव और गरीब को गुलाम बनाकर रखना है और गुलाम ही बनाए रखना है, ताकि देश को उसी तरह से लूट कर अपनी तिजोरी भरी जाए जिस तरह से देश को अंग्रेज लूटने का काम करते थे। मान लिया जाए सरकार भ्रष्ट है
और लाखों करोड़ रुपए की घोषणा इसलिए करती है कि उससे नेताओं की तिजोरी गरीबों और गांव के नाम पर भरी जा सके या चुनाव लड़ने के लिए पार्टी फंड में रुपया जमा किया जा सके। तब भी एक बात तो बिल्कुल साफ है कि देश के बहुत सारे अमीर हीरो या हीरोइन दिल्ली या मुंबई में रहते हैं जिनके पास काफ़ी रुपए हैं, और अमीर लोग या ये हीरो हीरोइन अगर चाहते तो मज़दूरों को 3 या 4 महीने खाना खिलाया जा सकता था। पर देश का एक भी अमीर, एक भी हीरो या हीरोइन यह कहने के लिए आगे नहीं आया कि मज़दूरों को वापस उनके गांव नहीं भेजा जाए और वे लोग दिल्ली या मुंबई में ही रहें और हम लोग उनके रहने की या उनके भूख या भोजन की व्यवस्था करेंगे। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमारा देश 2 हिस्से में बंट चुका है। हमारा देश 2 हिस्से में बंट चुका है। इस 2 हिस्से में से एक का नाम है इंडिया और दूसरे का नाम है भारत। इसमें से एक का नाम है इंडिया और दूसरे का नाम है भारत। यह इंडिया अमीर है और भारत भूखा है, गरीब है। यह इंडिया एक ऐसा इंजेक्शन है जो भारत के गरीबों का खून चूस करके ही अमीर होना चाहता है, और उसे भारत से सिर्फ इतना ही मतलब है कि भारत का गरीब उसका गुलाम बना रहे। यह इंडिया मेट्रो शहरों में रहता है। यह इंडिया मेट्रोपॉलिटन शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, सूरत, बेंगलोर जैसे शहरों में रहता है और भारत गांवों में रहता है। यहाँ की सरकार सिर्फ इंडिया की परवाह करती है क्योंकि इंडिया ही रुपए वाला है। भारत गरीब है, गांव में रहता है, इसलिए गरीब गांव का माला जपना है, उसके नाम पर लाखों करोड़ रुपए की घोषणा करनी है। पर मुख्य लक्ष्य है, पर मुख्य मकसद है कि गांव और गरीब के नाम पर रुपया खुद नेताओं की तिजोरी में चला जाए। गांव और गरीब के नाम पर खुद रुपया नेताओं की तिजोरी में चला जाए। तब समाधान क्या है? तब समाधान क्या है? क्या नेता चोर है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी नेता चोर नहीं हैं। इस देश में कई ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री और कई ऐसे लोग हैं जो चोर नहीं हैं। सभी नेता, सभी अमीर चोर हो भी नहीं सकते। पर दिक्कत यह है कि ये सभी के सभी व्यवस्था के गुलाम बन चुके हैं। ये सभी के सभी व्यवस्था के गुलाम बन चुके हैं। सिस्टम और व्यवस्था को बदलना इनके बूते की बात नहीं है। सिस्टम और व्यवस्था को बदलना इनके बूते की बात नहीं है। ये महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण जैसे विजन या दृष्टि वाले नेता नहीं हैं। एक बार दोबारा सुने, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण जैसे विजन या दृष्टि वाले नेता नहीं हैं। भारत के सभी नेताओं के पास शहर को बनाने का पूरा प्लान है, पर गांव को बनाने का प्लान किसी के पास भी नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि नली गली सड़क से गांव बन जाएगा, पर ऐसा है नहीं। पर नेताओं के सोच की सीमा नली गली से ज़्यादा है नहीं। नेताओं की सोच की सीमा नली गली से ज़्यादा है नहीं। यह इस बात को समझना महत्वपूर्ण है। इसलिए नेता वही हो जिसकी अपनी दृष्टि हो, जिसकी अपनी सृष्टि हो। दृष्टि माने सोच, सृष्टि माने निर्माण। बिना सोच कोई निर्माण संभव ही नहीं है। पर आज के नेता दृष्टि या सृष्टि क्या जाने, ये तो चारण हैं। ये तो चारण हैं, और चारण से आप दृष्टि, सृष्टि या निर्माण की उम्मीद नहीं रख सकते। मेरा यह संवाद लंबा हो रहा है, पर कड़वी बातों को, पीड़ादायक बातों को कहना भी जरूरी होता है। कभी कभी सच भले ही कड़वा लगे, पर कहना पड़ता ही है। इसलिए सभी सुनने वालों से एक ही प्रार्थना है कि मेड इन माय विलेज इस विषय का भाग 2 जरूर सुनें। और अंत में मैं अपने संवाद को विराम देते हुए यही फिर से कहता हूँ कि सभी स्नेही जनों को मेरा स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।